अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, 2 दिन में दूसरी सज़ा साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को आज दूसरे केस के अंदर भी सज़ा हो गई। तोशाखाना केस के अंदर 14 साल की कैद की सज़ा उनको सुनाई गई। साथ ही साथ उनको और बुशरा बीवी को तकरीबन 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना भी अदा करने का कहा गया है। बुशरा बीवी को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। वो खुद अडियाला जेल पहुंची। फैसला सुनने के थोड़ी ही देर के बाद वो अडियाला जेल पहुंची और उसके बाद पहले उनका मेडिकल किया गया और उसके बाद उन्हें भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है। इस फैसले से जो इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले सामने आया है, इलेक्शन डे के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने क्या सिग्नल्स लेकर आ रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब और सीनियर तजियाकार और एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ साहब, मैं सबसे पहले ज़रा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी राय जानना चाहूँगा कि 2 दिन में दूसरा फैसला, अब इसकी टाइमिंग्स के ऊपर भी सवाल हो रहा है, लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरह चली हैं, कोई जल्दबाजी थी यहाँ पे, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, हम क्योंकि आपने सवाल पहला कानूनी एतबार से पूछा है, तो चाहे वो साइफर केस का ट्रायल हो एट द एंड ऑफ द डे या ये नैब रेफरेंस तोशाखाना का जो रेफरेंस था इसका हो, इसमें आपको एक वाज़े जल्दबाजी का अंसर नज़र आता है और हरिडली इसको किया गया है और पाया तकमील तक पहुँचाया गया है। देखिए, ये बात कानूनी तौर पर ये क्वेश्चनेबल है या नहीं है, इस पर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जज का तो इस्तेहकाक है कि उसने अगर एक आज हेयरिंग की है, वो कह सकता है हाँ जी कल भी दोबारा हेयरिंग होगी। ये जज का डिस्क्रेशन होता है कि उसने अगली समात के लिए कब किसी को बुलाना है। हाँ, आम जो प्रैक्टिस है वो ये है कि तैयारी के लिए जो एक्यूज़ड है उसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए वकला से बाकायदा तौर पर वक्त भी दिया जाता है, तैयारी के लिए भी वक्त दिया जाता है। यहाँ पर इमरान खान साहब के वकला कितनी दफ़ा पेश हुए, कितनी दफ़ा वकील बदले गए, इमरान खान साहब ने पूरा डिफेंस पेश किया या नहीं किया। अब क्योंकि कानूनी एतबार से आपने बात की है तो ड्यू प्रोसेस इसके अंदर अडॉप्ट किया गया, मेरे ख्याल में नहीं किया गया। क्या फेयरनेस के हवाले से ट्रायल मजबूत बुनियादों पर खड़ा है? मेरे ख्याल में इसमें एंड में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी दिखाई गई है। हाँ, जो मेरिट है केस का बादियुन नज़र में, अभी मैंने फैसला नहीं पढ़ा क्योंकि फैसला आया नहीं, ना साइफर का आया ना इसका आया, आएगा तो ज़ाहिर बात है हम उसको पढ़ के बता सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी इल्ज़ाम है ये तोशाखाना नैब वाले में, ये सिर्फ एक है कि वो ग्राफ सेट के से मुतल्लिक ये केस है कि इमरान खान साहब ने उसकी असेसमेंट अंडर इन्वॉइसिंग करवाई, उसको 2 करोड़ रुपया डिक्लेयर करवाया कि उसकी पूरी उसकी कीमत बनती है और उस चक्कर में 90 लाख रुपए जमा करवाया, जबकि उसकी जो कीमत है मार्केट वैल्यू वो तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़्यादा है, 3.25 अरब रुपए या 3 करोड़ 15 करोड़ रुपए, 3 अरब 15 करोड़ रुपए के लगभग है जो बताई जाती है। उस हिसाब से इमरान खान साहब ने को 1.5 अरब रुपया जमा कराना था, लेकिन यहाँ सिर्फ 90 लाख रुपया जमा कराया गया। ये बुनियादी काम है। क्या इमरान खान साहब ने जो रसीद पेश की, जो रसीदें पेश की या कुछ भी किया है और कैश डिपॉजिट की बात की गई है, कहा गया जी फलानी सड़क बनवा दी है, उसके भी हकायक मैच नहीं करते कि वो सड़क कैसे बनी, किन पैसों से बनी, क्या हुआ। बहरहाल ये टोटल केस है। प्रोसेस के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, जल्दबाजी के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं। हाँ, जवाब आया नहीं आया, ये तो एक डे लाइट रॉबरी है। फ्रैंकली अगर देखा जाए ग्राफ का जो सेट है उस हवाले से ये तो एक डे लाइट रॉबरी है। नहीं तो फिर अगर मुनीफ साहब मैं अगर आपकी बात के साथ ही चलूं तो इसका मतलब है कि केस तगड़ा था, लेकिन जिस तरीके से केस चलाया गया उसकी वजह से एक्चुअली केस खराब कर दिया गया है और कल को इमरान खान साहब को आगे चल के अपील स्टेज के ऊपर जो है रिलीफ भी मिल सकता है। बिल्कुल, अपील स्टेज पे भी रिलीफ मिल सकता है। ये केस वापस ट्रायल कोर्ट को रिमांड भी हो सकता है। हमारा मसला ये है कि जब हम किसी खास मकसद के लिए को ट्रायल को पहिए लगवाए जाते हैं तो उसमें दुरुस्त होता हुआ काम या बादियों नज़र में एक तगड़ा केस भी कमज़ोर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको पहिए लगा दिए जाते हैं। जाहिर बात है फिर वो जब अपील स्टेज पे जाता है तो ये एक बुनियादी सुकम होता है कि ये एक्यूज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, वक्त नहीं दिया गया। भट्टी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। अब ये एक बात कही जाती थी कि जनाब इमरान खान साहब के बारे में कि करप्ट नहीं है और कोई करप्शन नहीं की है। आज के फैसले के बाद क्या अब कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब भी करप्ट है? देखिए, पहली बात तो ये इस सवाल से पहले कि जज हुमायूं दिलावर हों या जज अबुल हसनात जुल्करनैन हों या जज मोहम्मद बशीर हों,
ये 3 फैसले आए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। इसमें बिलाशुबा हक़ के दिफा नहीं दिया गया, हक़ के जिरा नहीं दी गई, जल्दबाजी में आइनी कानूनी ज़ाब्ते रौंदे गए। और इसमें कोई शक नहीं कि जो वकील जो क्लाइंट होता है या जिस मुल्ज़म होता है, क्लाइंट की बजाय मुल्ज़म जो होता है, और जो उसके वकील होते हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स करते हैं। जैसे 7 माह जब जज हुमायूं दिलावर वाला केस चल रहा था, 7 माह उसमें 9 बार इसमें साइफ़र में वकील बदले गए, 10 बार तोशाखाना में बदले गए। ये ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप एक बंदा अपनी बैरक में बैठा नाश्ता कर रहा है, उसको कोई आएँ हाज़िरी लगवा लें, हाज़िरी लगवा के आएँ और कहें कि ज़रा मेरी तरफ देखें, मैं आपको 14 साल कैद की सज़ा सुनाने लगाऊँ। ना उसके वकील, ना दूसरी साथ उनकी जो मुल्ज़म, ना उसके साथ उनके वकील, ना वो अच्छा शाह महमूद कुरैशी का खैर से जब साइफ़र सुनाया तो 342 का उनका बयान लिए ही नहीं गया, और वो अभी उन्होंने देना था, रिकॉर्ड करवाना था, जिरा होनी थी, और इसमें इमरान खान का लिया नहीं गया। वो कहते हैं मेरा सेल में पड़ा है, बैरक में पड़ा है तो मैं देता हूँ, लेकिन नहीं। तो जल्दबाजी में सारा कुछ। और इसमें भी बात आगे बढ़ाने से पहले ये मुनीब साहब जो बात कर रहे हैं, ये एक अलहदा इशू है कि जो इस सारे तोशाखाना में या इसमें जो कुछ भी सवाल जवाब हुए या उन पे बात हो सकती है। और मेरा इमरान खान साहब से पहले दिन से ये सवाल है कि आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था, आपको अल्लाह ने सब कुछ से नवाजा हुआ था, तो ये तोहफे लेने भी नहीं चाहिए थे, ये तोहफे छुपाने भी नहीं चाहिए थे, और बेचने तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। और जबकि आपका अपना ही ख्याल था कि ये तोहफे हुक्मरानों की मलकियत नहीं होते, रियासत की मलकियत होते हैं। लेकिन और एक और जो 14 साल कैद बामुशक्कत, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, नैब में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई सज़ा होगी इस इल्ज़ाम और इस नैब कानून के तहत। और ऊपर से 10 साल की नाअहली, ये भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, और ऊपर से 1.5 अरब का जुर्माना। और हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे याद आ रही है, जुलाई 2023 हम जमान पार्क में थे, इमरान खान से मिलने गए, तो इमरान खान ने एक मौके पे कहा कि मेरी एक बात लिख लेना कि जब इलेक्शन हो रहे होंगे मैं जेल में हूँगा, मेरी पार्टी से लोग जा चुके होंगे, मैं नाअहल हूँगा, और मुझे सज़ा हो चुकी होगी। जबकि नवाज शरीफ वापस आ चुका होगा, उसकी सज़ाएं ख़त्म हो चुकी होंगी, उसकी नाअहली ख़त्म हो चुकी होगी। मैंने कहा ये आपको कैसे यकीन है? तो कहने लगे कि ये इसलिए यकीन है कि यही इस सुपर डुपर लाडले की डिमांड है, और यही इसी को वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। तो आज मैं अपने महबूब कायद को लेवल प्लेइंग फील्ड की आखिरी जो चंद एक दो रह गई थी, उन पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये दोनों केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़े कमज़ोर साबित होंगे। जिस तरह चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने माना कि जज हुमायूं दिलावर ने गलती की वो पहले वाले में, और ये कोई डिलेइंग टैक्टिक्स कोई मंसूर भाई इस मुल्क में नहीं 7 मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने फ़र्द जुर्म को डिले किया, और 100 गवाह थे उनके उस केस में, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला था जिसमें अधूरे केस में वो बरी हो गए। तो इसमें अगर जिस रफ्तार से चल रहा था वो 2042 में उसने ख़त्म होना था। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको आप उससे सारे ख़त्म कर लो। और साइफर केस में जो इतना संगीन केस है उसमें वकील ले लिए गए कि चूंकि आपके वकील पेश नहीं हो रहे, डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, लिहाजा ये 2 सरकारी वकील है, अब ये जिरा करेंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें इससे ये अगले कोर्ट्स में क्या होगा। और यहाँ आखिर एक और तो आमिर इलियास राणा साहब जी, एक बात सिर्फ यहाँ यानी जो जी बोलिए 446 सफाती, अब इमरान खान ने तोशाखाना में सज़ा उनको हो गई, उनका मंतकी अंजाम तक पहुँचा। तो 446 सफाती 20 साल जो रिकॉर्ड है, जिसमें 4000 तोहफे और 1200 घड़ियाँ हैं, उसमें 23 करोड़ वाले शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, और 13 घड़ियों वाले नवाज शरीफ साहब भी हैं, 11 करोड़ तोहफों और 11 घड़ियों वाले जरदारी साहब भी हैं, 13 करोड़ तोहफे और 11 घड़ियों वाले, और BMW बुलेट प्रूफ वाले। तो इनसे भी तो पूछा जाए, कैसे आप इनसे क्यों नहीं पूछते? इनसे भी पूछे फार्म बी के खाना 2J में क्या लिखा है, इलेक्शन कमीशन के फार्म बी के खाना 2C में क्या लिखा है, और ये बाकी जो तोहफे ले गए उनसे भी पूछा जाना चाहिए। आमिर इलियास राणा साहब, ये भट्टी साहब ने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इमरान खान साहब ने इनको पहले ही बता दिया था, जुलाई 2023 के अंदर ही बता दिया था कि ये होगा, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, नवाज शरीफ वापस आएंगे, मुझे नाअहल किया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा।
तो खान साहब को तो अगर ये सब कुछ पहले ही पता था तो फिर ये क्या कि कोई लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट चल रहा है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है? वो भट्टी साहब चूंकि मिसालें देते हैं तो एक छोटी सी मिसाल के वो बच्ची कहती है ना कि सुबह हमारे में से एक कम होगा, तो उसको पहले से इल्हाम था कि सुबह उसने भाग जाना है। तो खान साहब को जब सारी चीज़ों का पता था तो कोई ऐसा मंत्र पढ़ लेते कि जिन्होंने ये काम करना था उन्हें ही अंदर कर देते सारों को, ज़रूरत ही ना रहती जैसे 2017 और 18 में एक काम कराया गया था। ये चीज़ें आपने लीगल पहलू मुनीब साहब से पूछ लिए, मंसूर साहब आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, जिस चीज़ की सज़ा है वो है 9 मई की। ये जो तेज़ी है या जो कुछ भी है इसको आप कोई भी पहलू कह लें। अब जिनके ऊपर आपने डिस्कशन की कि क्या नवाज शरीफ और जरदारी ने ये दावे किए थे हमालिया की बुलंदी के, अखलाकी, कानूनी और ईमानदारी के, कि हम तो ये करेंगे, ये सिर्फ इमरान खान साहब के दावे थे। और जिस वक्त वो दावे करते थे उसके उलट वो कर रहे होते थे। वो जब इन्हें चोर करार दे रहे होते थे 50% कह के तोशाखाना में 20% पे माल ले रहे होते थे। क्या इनमें से जिन पे इल्ज़ाम है उन्होंने वो चीज़ें बेची, क्या वो चीज़ें पकड़ी गई? इनके अपने दौरे हुकूमत में सारी चीज़ें सामने आ चुकी थी। मेरा आमिर साहब सिर्फ एक सवाल ये है, वो ये है कि दोनों मुनीब साहब भी और भट्टी साहब ने भी एक तरफ इशारा किया कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अगर फॉलो नहीं होगा तो कितना ही तगड़ा केस क्यों ना हो, आप उसके अंदर होल्स पंच कर देंगे और कल को जाके वो एक्सपोज हो जाएगा। जब वो अपील स्टेज के अंदर जाएगा जाके एक्सपोज हो जाएगा। तो यहां पे क्या इस्तगासा ने जानबूझ के किया? क्योंकि आप भी ये फरमा रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी है ये 9 मई का शाखसाना है। ये 9 मई की सजा जो है वो इन केसेस के अंदर फिर क्यों हो रही है? वो तो अभी आनी है सजा, असल सजा आनी है, वो जानी नहीं है। आप ये देखें कि जो जुर्म है वो जल्दबाजी में किए जाने की वजह से उस जुर्म की संगीनी ख़त्म नहीं हो सकती। वो तरीक़ाकार का मसला हो सकता है। वो बिल्कुल, वो नवाज शरीफ को भी फ़ायदा मिला, वो मरियम नवाज़ को भी फ़ायदा मिला, क्योंकि उनके लिए जो आपको जिसके लिए सारे तड़प रहे होते हैं कि मनी ट्रेल नहीं दी, वो मनी ट्रेल कहीं थी नहीं। कहीं ख़रीदारों में, मालिकों में ना मरियम नवाज़ का नाम था ना नवाज शरीफ का नाम था। तो हाई कोर्ट में बरी हो गए। तो हम उस बात पे अभी इतना कुड़ जाएं कि जी आगे रिलीफ मिलेगा, जी मिल जाएगा। सज़ा तो है इलेक्शन के ऊपर। आप कह रहे थे कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो जो आज कह रहा है शेख रशीद जेल अस्पताल पहुंच के कि शहरियार रियाज से पीटीआई ने टिकट देने में 3 करोड़ रुपए लिए, वो कहते थे हाथ लगा के दिखाओ, बाकी सारे कहते थे हमारी रेड लाइन है। वो किधर गए सारे रेड लाइन वाले? वो येलो पीलो कार्ड दिखाते हुए निकल गए सारे के सारे। क्यों? ये इन्होंने पूरी कौम को अंगेख्त किया। और आज कल सजा हुई, आज सजा हुई। और यार कोई वैसे ही वजाहतन कोई वैसे मुजाहरा करके दिखा दो, कहीं पे तो दिखाओ ना। उस वक्त सारे के सारे कहते थे जी ये चूनी मारी और चीनी मारी, चिड़ी नहीं। आप मुझे बताएं कि वो फरियाल भी खातून थी, वो मरियम नवाज भी खातून थी, बुशरा बेगम भी खातून है। यहाँ जुर्म देखेंगे, खवातीन देखेंगे, क्या देखेंगे? आज आपको पता है ना, लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं कि जी उनको बन्नी गाला में भेज देंगे। अच्छा जी भेज दें आप, फिर क्या होगा? क्या मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाएगी कि जी एक को वहां पे रख दिया, क्या वो मिली हुई थी? सवाल आएंगे ना, चूंकि हमने तो सिर्फ सवाल ही उठाने हैं। मुनीब साहब, ये सारी गुफ्तगू जो हो रही थी, एक जुमला अभी आमिर साहब ने फरमाया कि जनाब 2 दिन में 2 सजाएं हो गई, एक बंदा बाहर नहीं निकला एहतजाज करने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर डीमोलराइज हो गया है, या वो एक्चुअली 8 फरवरी का इंतजार कर रहा है कि मैं जो भी रिएक्शन दूंगा 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए दूंगा? किस तरह इवैल्यूएट करेंगे आप सिचुएशन को? देखिए, एक बात जो अभी जिस तरह मैं इससे पहले वैसे अगर इख्तिसार से अर्ज करूँ, जिस तरह भट्टी साहब ने अपनी मुलाकात का अहवाल बताया ना कि किस तरह इमरान खान साहब ने उन्हें कहा, और बैसियत साफ़ी भट्टी साहब ने अभी बताया है। ये भी बड़ा अच्छा है कि भट्टी साहब मौजूद है, उन्होंने एक फैक्ट हमें बताया है। इमरान खान साहब को इसलिए भी पता था क्योंकि जो आपने वारदात की होती है ना, उसके बारे में आप पता होता है कि यार एक्चुअली ये होना है मेरे साथ। जब आपने किसी के काम में रुकावट डाली हो या वारदात डाली हो ना, जब आपने रौंद कर किसी को इक़्तिदार लिया हो ना, तो आपको भी पता लग जाता है कि मैंने भी रौंदा जाना है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। मैं आज आपके साथ बुरा करूंगा तो मैं इसी दुनिया में देकर जाऊंगा, और उससे शायद ज़्यादा बुरा होगा मेरे साथ। तो ये इमरान खान साहब को पता था कि भाई जब मैं लाडला था और कंधों पे बैठ के आया था एस्टेब्लिशमेंट के, तो मेरे लिए सारा कुछ किया गया, फारिग किया गया, नवाज शरीफ को नायल कराया गया, सजाएं दिलवाई गई, बाप बेटी को इलेक्शनों से पहले जेल में डाला गया, और फिर मुझे इक़्तिदार प्लेट में रख के दिया गया और मेरी हुकूमत मैन्युफैक्चर कराई गई। ये सब कुछ फैक्ट है। अब मसला ये है कि जो बात अभी आमिर इलियास राना साहब कर रहे थे, देखिए तहरीक इंसाफ का अगर हम कहें कि वोटर नहीं घर बैठ गया है या उसका कोई निकलेगा नहीं, लोग निकलते हैं। लोगों को डर किस बात का है? लोगों को डर इस बात का है कि जितना बुरा 9 मई को हुआ, और वो उस बात का गुस्सा, उस बात का वो जो जख्म है, वो
पाकिस्तान की मुक्तदरा, जिसे हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं या आम ज़बान में हम फौज कहते हैं, वो उस इदारे में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मौजूद है। वो इतना बड़ा जख्म है कि उसको वो ना हील हो रहा है, ना उससे वो हील होने दे रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इस बात को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है कि भाई ये हुआ था हमारे साथ, ये हमारे रियासत पर हमला था। पहला काम मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में हाल में कई दफ़ा कह चुका हूँ और ये अनडिनाइबल फैक्ट है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। पहली वारदात आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त इमरान खान साहब ने डाली। दूसरी वारदात ये जो 9 मई वाली थी, ये सीधी सादी क्लियर कट एक म्यूटनी की कोशिश थी फौज के अंदर। इन दोनों को फौज की जो कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी ने हजम नहीं किया और ना वो हजम करेंगे। और जब इमरान खान साहब ने पहला काम डल गया था, तो उसके बाद मुझे गालियां पड़ती थी जब मैं कहता था कि भाई ये आपने अपनी मंजी ठोक ली है, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। आज आप देखें मंसूर साहब, आप अपने प्रोग्राम्स का ना निकाल लें, कोलाज बनवा लें कि जिस प्रोग्राम में आपने मुझे मौका दिया था, आप देख लें कि मेरा कंसिस्टेंट व्यू एक ही रहा है कि यार इस काम की माफी नहीं मिलनी। उधर जो अब सोच है वो यही है कि भाई नो वे, इस पे तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये मैं अग्री करता हूं इस बात से, ये तेजी, मेरा मुनीफ साहब एक का उड़ जाना, सब कुछ हो जाना, इसकी वजह 9 बजने। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि ठीक है 9 मई की कोई माफी नहीं है, वो आपकी एक्चुअली ये तज्जिया नहीं, मेरी नजर में तो ये खबर है और मैं आपकी खबर से बिल्कुल एग्री करता हूं क्योंकि मेरे पास भी यही खबर जो है मौसूल हुई है। लेकिन मेरा दोबारा सवाल जो है वो वोटर के हवाले से है। वोटर आज बाहर नहीं निकला, कल बाहर नहीं निकला, अब इस सारी चीज के बाद 8 फरवरी को निकलेगा या हम यही सूरत हाल देखेंगे कि ठंड माहौल होगा? बिल्कुल मंसूर साहब, ये इट्स अ कॉइन टॉस। वो इसलिए कि मुझे लगता है कि वोटर निकलेगा और निकलना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वोटर का कोई कसूर नहीं है। फ्रैंकली मेरे लिए तो ये भी बड़ी एक कंसर्न की बात है कि इतनी बड़ी जमात का वोटर डिसएनफ्रेंचाइज ऑलमोस्ट हुआ है, बल्ले का निशान नहीं है, पार्टी तितर बितर है, लोग इधर उधर हो गए, टॉप टियर फारग हो गई। ये भी एक कोई हौसला अफजा सिचुएशन तो नहीं है ना ही आज बगले में जाने की किसी को जरूरत है और ना ही सेलिब्रेट करने की जरूरत है। ये आज का दिन भी कोई पाकिस्तान की सियासी तारीख में अच्छा दिन तो नहीं है और इस तरह सजाएं होनी और इस तरह ये सब कुछ होना, ड्यू प्रोसेस का उड़ जाना, सब कुछ होना। लेकिन मसला ये है कि जब तक हमारे ये मुल्क में जितने भी सियासी जमातें हैं ये एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार लेती रहेंगी, फिर उसी एस्टैब्लिशमेंट को आंखें निकालेंगी, फिर वो एस्टैब्लिशमेंट जब कंधों से उठा के ज़मीन पे पटकेगी तो फिर उसी को लागू हो जाएंगी। तो जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी तो फिर तो अवाम का या आम आदमी का कोई भला नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के साथ लोग थे, हैं और मेरे ख्याल में रहेंगे भी। मुझे कहीं नहीं नजर आता कि तहरीक इंसाफ का जो सपोर्ट बेस है वो एवेपरेट हो गया है, वहां में खत्म हो गया, मुझे नहीं नजर आता। हाँ, पीपल मे बी स्केयर्ड, लेकिन 8 फरवरी को वोट डालने के लिए मुझे लगता है अगर लोगों को निशानदेही है कि उनके हल्के में पीटीआई का हिमायत याफ्ता कैंडिडेट कौन है तो मेरे ख्याल में लोग निकलेंगे। बट 8 फरवरी को एग्जैक्टली क्या होना है ये तो शायद मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकता। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। आई नो डिस्कशन बड़ी जबरदस्त चल रही है, कुछ और भी सवाल करने, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब को जो आज सज़ा सुनाई गई है। भट्टी साहब, मुझे अब वो वक्त याद आ रहा है जब नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत के इन्हीं जज की जानिब से सजाएं दी गई थी, तो उस वक्त उन दिनों जब टॉक शोज होते थे तो कई तजियाकार जो हैं वो इस बात के ऊपर एतराज़ उठाते थे कि आप लोग जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो नवाज शरीफ को या इनकी पार्टी को वोट दे किस तरह सकते हैं? भाई ये करप्ट डिक्लेयर हुए हैं, ये अदालत से करप्ट डिक्लेयर हुए हैं, आप किस तरह जाके इनको वोट दे सकते हैं? तो भट्टी साहब, क्या आज यही फॉर्मूला इमरान खान साहब के ऊपर भी अप्लाई होगा या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये कहते थे कि आप कैसे वोट दे सकते हैं कि वो करप्ट डिक्लेयर हुए हैं, तो वहाँ फार्मूला तो ये लगना चाहिए बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे भाई ने कहा कि वारदात की हुई थी या वारदात हो रही थी या वारदात करनी थी, तभी तो इमरान खान को पता था। चलो मान लेते हैं, इसी बात को मान लेते हैं। तो राजा रियाज को अगस्त में कौन सी वारदात डली हुई थी कि उनको पता था कि पीटीआई के पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा? फैसल वाडा से कौन सी ऐसी वारदात डली हुई थी कि 2 महीने पहले पता था कि उनके पास पीटीआई जब इलेक्शन में जाएगी बल्ले का निशान नहीं होगा? और फिर लीगियों को क्या पता था, लीगियों ने कौन सी वारदात डाली हुई थी जब हम उनको वक्फे में पूछा करते थे कि भाईजान आपके नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? वो कहते थे भाई जब जस्टिस बंदयाल जाएगा, जस्टिस फाइज ईसा काजी आएगा तब वापस आएंगे और तब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और तराजू का पलड़ा बराबर होगा। तो मैं कई दफ़ा उनसे पूछता था कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़ा क्या होता है?
हालांकि बताते वो एक ही थे, लेकिन हर बार मैं हर एक से पूछता था जिससे भी मौका मिलता था, वो कहता था कि जिस तरह नवाज शरीफ 2018 में जिस सज़ा हुई थी, जिस तरह वो नायल हुआ था, जिस तरह वो जेल में था, इसी तरह इलेक्शन के लिए इमरान खान नायल होगा, सज़ा होगी और जेल में होगा, और नवाज शरीफ बाहर होगा, अहल होगा और उसकी सज़ाएं ख़त्म होगी। इसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। अब मुस्लिम लीगियों ने कौन सी वारदात डाली हुई थी? भट्टी साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने, जब मैंने इमरान खान साहब के हवाले से सवाल किया तो आपने उस वक्त फरमाया कि अभी उनकी अपीलें होनी हैं, देखेंगे उसमें लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है या हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। उसके बाद आप रुक गए, आपने इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी के हवाले से उनको कोई करप्शन का जो है वो करप्ट नहीं उनको डिक्लेयर किया, क्योंकि उनकी अपीलों की स्टेज है। तो अपीलों की स्टेज के लिहाज से तो फिर मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये भी क्लियर हो चुके हैं। तो फिर आज आप ये बात मानेंगे कि हाँ जी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है करप्ट नहीं है, क्योंकि उनको हाई कोर्ट से क्लियरेंस मिल गई है? बिल्कुल मैं ज़रूर मानता, लेकिन दिल पे आप हाथ रख के कहें कि ये जो 11 समातों में जिस तरह मुज़क्का खेज़ और भोंडे अंदाज में सज़ाएं माफ़ हुई, जिस तरह हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर वो ताहयात नायली केस तक फायज़ ईसा काजी साहब जिस बेंच के सरबराह थे, जो कुछ हुआ, अगर वो ठीक हुआ है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। कौन सा उन्होंने मेरा घर लूटा है कि मैं उस पर रोता धोता रहूं कि हाय लोग या मुल्क लूट लिया, वो आपका भी उतना है, मेरा भी उतना है। दूसरी बात, जब उनको सज़ा नहीं हुई थी, जब सज़ा हुई और सज़ा के बाद जब बरी हुए, तो एक सवाल एक ही था कि पैसे कमाए कैसे, पैसे बाहर भिजवाए कैसे, और आपने फ्लैट्स बनाए कैसे। तो क्या इस सवाल का जवाब मिल गया? मनी ट्रेल मिल गई है। अगर ये मिल गई है और वो ठीक तरह बरी हुए हैं तो ठीक। जी बोलिए, बात कंप्लीट करें जी। ठीक, ये आमिर इलियास राणा साहब, अगर इसी नुक्ते को पकड़ लिया जाए तो फिर इसका मतलब है कहानी सिंपल यही है, अगर तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक है तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, और अगर मामला खराब हो गए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के मामले में हो या इमरान खान साहब के मामले में, और उसकी रीजन कोई भी हो, मतलब 9 मई हो या कोई भी रीजन हो, तो फिर आपके लिए अच्छी खबरें नहीं हैं, फिर आपके लिए ठंडी हवाएं नहीं चलेंगी। फिर बात सिंपल सी है मंसूर साहब, हम सब रोटी को रोटी कहते हैं, और जो चोची कहते हैं वो कहते हैं मुझे पहले पता चल गया था। मैं लंदन प्लान खुद बना रहा था कादरी साहब और चौधरी शुजात के साथ बैठ के, और वहाँ उस वक्त के इंटेलिजेंस चीफ भी जाते हैं। तो अब इनको नहीं पता कि लंदन प्लान कोई नया भी बन सकता है। इसमें ऐसी कौन सा कोई मसला फिसागोरस है जो हमें अलजबरे की कहानी सुनानी है इन्होंने? ये सब एक ही उस थाल से और चट्टे बट्टे हैं। ये मकाफात अमल है, ये दायरे का सफ़र है। ये कहानी है कि भाई आपने आपस में बात नहीं करनी, आपको जिनसे करनी है फिर आपको उन्हीं के माल में पिसना है, उन्हीं के साथ बिकना है, उन्हीं के साथ आपके मसाइल होने। अब आप जब लाडले थे सब कुछ आपका ठीक था कि मैंने गलती कर दी, मैं तो छोटा बच्चा था, मैंने हुकूमत ले ली बाजवा साहब के उसमें आके, और मिन्नतें करते थे यार हुकूमत जाने से पहले कि किसी तरह इसको अंदर करो, नवाज शरीफ को, इसको वजारत उज़्मा से निकालो और मुझे हुक्मरान बनाओ। इनके दावे थे, मेरे नहीं थे कि मैं कभी मखलूत हुकूमत नहीं बनाऊंगा। और किस किस के घर नहीं गए फिर चल चल के, किस किस के सियासी तौर पे तलवे नहीं चाटे। आप गिन लें, वो जो सारी पीडीएम बनी वो सारी इन्हीं के साथ थी ना, सिवाय पीपल्स पार्टी और नून लीग के, बाकी तो सारे इनके अपने साथी थे, किसी और ने तो नहीं किए थे। और उनको कहते थे मैं हाँकता था एजेंसी के जरिए, मैं कानून बनवाता था उनके जरिए, क्योंकि मालो मता जिन लोगों को बनाया जा रहा था। मैं आज अपना इत्तफाक से एक्सपर्ट प्रोग्राम का 5 साल पुरानी एक देख रहा था, वो क्लिप फेसबुक पे आया हुआ था, इत्तफाक से मैंने सुना। उसमें आज के दिन में परवेज़ खटक ने दावा किया था कि हम 15 दिन में फ्रॉन्जिक बना देंगे केपी में। मुझे बता दें, परवेज़ खटक के बाद महमूद के भी 5 साल गुजर गए, बन गई फ्रॉन्जिक वहाँ केपी में, कोई अस्पताल बना। ये है हमारे मसाइल के। बातें हमसे जितने मर्जी करा लो, हम बातों के PhD हैं। आज के वक्त जो मेरे साथ बैठे हुए भट्टी साहब बड़े मोहतरम हैं, इनके प्रोग्रामात उठा के देख लें, जो नवाज शरीफ पे लान तान इन्होंने की थी, मरियम नवाज पे की थी सजा होने के बाद, आज वो जुबान उस तरह नहीं है, क्योंकि सजा वही अदालत दे रही है, वही एहतसाब का जज भी वही है। क्यों भाई, आज क्या कहानी है? वो जो आपने अभी सवाल किया था कि भाई अब वो बरी हो गए, जो मनी ट्रेल ढूंढ रहे हैं भाई, वो एहतसाब अदालत के बाद हाई कोर्ट ने पूछी थी कि मरियम नवाज ओनर है, नवाज शरीफ ओनर है, कहते हैं नहीं है। ये मनी ट्रेल की कहानी तब हो जब मरियम या नवाज शरीफ ने कहा हो कि हम इसके ओनर हैं। जो ओनर था और है उसका नाम है हुसैन नवाज। ये जो रेड वारंट निकालने थे सब चीज़ों से, वो सबके सबको पता है कि वहां तक कैसे पहुंचे। कोई पहुंच सकता है? जब वो नहीं आना चाह रहे, ये लेके आ जाए। भट्टी साहब से एक मैं जरा, भट्टी साहब एक तरफ लान तान करते हैं सर, आज लान तान की कमी क्यों है सर, बताइए, जवाब दें। बिल्कुल ठीक फरमाया मेरे भाई ने।
मेरे भाई के 5 साला प्रोग्राम उठा के देख लें और पनामा लीक स्पेशली उठा के देख लें, एक जगह भी इन्होंने वो लान तान की हो, या एक प्रोग्राम मेरे भाई का निकाल के देख लें जिसमें इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बोला हो। पनामा लीक में नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था, मैं कैसे ले लेता? मैं बात कर लूं भाई जी प्लीज। मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, अब एक पूरे इनकी कैरियर देख लें, ये बड़े मोहतरम है मेरे लिए और जेन्युइन साफ़ी हैं, पूरा कैरियर देख लें, एक प्रोग्राम देख लें जिसमें इन्होंने किसी बात पे नवाज शरीफ साहब की करप्शन पे या लुटमार पे, एवन फील्ड पे या बाकी सारों पे, फ्लैगशिप पे, अल-अज़ीज़िया पे और इसके अलावा उस पे कतरी खत पे, ट्रस्ट डीड पे, जनाब स्पीकर पे, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी पे कभी कहा हो कि यह गलत हुआ है? कभी नहीं कहा। मुझे आज तक कोई प्रोग्राम नहीं मिला, नंबर 1। लेकिन मैं इनको ये इस्तेकाक देता हूँ उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग था। दूसरी बात यह है कि जिस दिन मिसाल के तौर पे ये सिर्फ 3 एक चीज़ें कर ली जाती। मैंने तो पहले आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इमरान खान साहब ने जिन्हों 22 साल हमें ये रटाते रहे, सिखाते रहे कि तोहफे लेने नहीं चाहिए, तोहफे छुपाने नहीं चाहिए, तोहफे बेचने नहीं चाहिए। बात यहाँ से शुरू की कि मेरा इमरान खान से ये छोटी सज़ाओं में नहीं है। मेरी नज़र में इमरान खान साहब उस दिन उन्होंने जब तोहफे उनके सामने 58 तोहफे 14 करोड़ सामने आया, तो मेरी नज़र में मेरा दिल पहली इस वजह से ज़्यादा दुखी हुआ कि भाई आप मुझे कहते थे तोहफे लेने नहीं चाहिए, तोहफे छुपाने नहीं चाहिए, तोहफे बेचने चाहिए, लेकिन कभी मेरे भाई ने नवाज शरीफ साहब से कोई सवाल किया हो ज़िंदगी में तो वो मुझे बता दीजिएगा। मैं अब मुझे अभी जवाब देते हैं। आमिर साहब भी आपको बताया। हाँ, बस छोटी सी बात, मुझे भट्टी साहब का पूरा एहतराम होते हुए मुझे ये बता दें कि हाई कोर्ट से बरीयत के बाद ये सवाल बनता है, पहले बनता था पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जब नाम नहीं था तो सवाल क्यों था? मैं तो आज भी उस बात पे कायम हूं और नहीं निकला उनका नाम। आगे चल पड़े, जितने इल्जामात लगाए सारे के सारे गलत साबित हो चुके। जब एक शख्स के ऊपर बेईमानी का इल्जाम नहीं आया, आप बताएं किस किक बैक का नाम आया है? इतने 2500 किलोमीटर वो सड़कें बना के गया मोटरवेज पिछले 4 साल में। कोई इमरान खान साहब ने मुराद सईद को बिठाया इसी काम के लिए था। कोई एक इल्जाम निकला कि जनाब ये पैसे खाए गए, ये तोहफे लिए गए? इशू ये है कि अगर नवाज शरीफ गलत करेगा, मैं चौक में खड़ा होकर कहूंगा मेरी उनके साथ कोई हिस्सेदारी है ना मैं उनका केस लड़ता हूं। मैं बात वो करता हूं जो सच और हक की है। जब ये कह रहे थे, मैंने तो इनसे ये सवाल किया, आज इनका इस्तेकाक बनता है उसको चोर कहना जिसको कहते रहे, और वो एक छोटी अदालत से सजा पाई, बड़ी अदालत ने उसे बरी कर दिया। आज इमरान खान पे आया है, हम उस वक्त भी यही बात कह रहे थे, आज अब ये खुद मान रहे हैं कि हाँ इमरान ने ये ज्यादती की, तो मैंने इसके अलावा और क्या कहा है कि उसकी अखलाकी बुलंदी का दावा भी चला गया। मैं वो अच्छा मैंने जाना मुनीब साहब के पास एक बात जी बोले। देखिए बात ये है कि अगर कितने साल 4 हफ्तों के लिए जाली मेडिकल रिपोर्टों पे गए, 4 साल बाद तशरीफ, मजे का सवाल है, मैं जवाब दूंगा, और उसके बाद वो बरी हो गए, तो 4 साल तो वो रहे ना इश्तिहारी और मुजरम। बरी होने से पहले कभी कोई बात की हो? जब उन पे सजाएं हो रही थी तभी कोई बात की हो? जब वो कह रहे थे जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, और सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे ये सारा मेरा सियासी बयान था, तब कोई बात की हो? जब वो कह रहे थे कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा, तब कोई बात की हो? जब एवन फील्ड की मनी ट्रेल नहीं निकली तब कोई बात की हो? जब कतरी खत ना आया और फिर खुद मुकर गए तब कोई बात की हो? जब शहबाज शरीफ ने कहा मेरी धेले की करप्शन, और टीटी में इस तरह भोंडे अंदाज में उसी जो जज है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन लग जाए बरी करके, तब कोई बात की हो? और ये जो मोटरवे की बात है ना, मोटरवे पे मैं लफ्ज़ मुबैना लगाता हूँ, इसलिए लगाता हूँ कि दिल नहीं करता लेकिन लगाता हूँ कि मुबैना तौर पर मोटरवे से ये एवन फील्ड फ्लैट्स निकले थे। और जिस तरह ये बिजली हमारे कम की गई थी ना, जो जितने संगदालाना और बेरहमाना ये हमारे पे मुआहदे करके, वो भी। और अगर 4 साल बाद इमरान खान जाली मेडिकल रिपोर्टों पे जाए लंदन, वहाँ से वापस आए वीआईपी तरीके से, डॉक्टर फैसल उसे हीथ्रो एयरपोर्ट से सी ऑफ करे, यूएई और सऊदी अरब में मिला के वो उतरे, हुकूमत और पुलिस इंतजामिया सलाम ठोके, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा इकट्ठे हो, और फिर बिना पेशे बायोमेट्रिक हो उधर एयरपोर्ट पे, और उसके बाद फिर बिना पेश हुए इसी तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तल हो जाएं, बिना पेश हुए हिफाजती जमानत मिल जाए, और उसके बाद फिर वो ढील करके बरी हो जाए, तो फिर मैं कहूंगा वाह 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 वाह, कमाल कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, कमाल कर दिया इमरान खान ने, कमाल कर दिया।
कि कैसी बात मुनीब, करते अब मैं जरा मुनीब हैं, साहब से- एप्पल और ऑरेंज मिक्स कर रहे हैं। नवाज मुनीब शरीफ साहब और से मैं माजरत कर लेता इमरान खान का हूं, क्या मैंने एक मवाजना? फिक्रे में बात पूरी कर देनी है। इन्होंने 4 सेगमेंट्स में एक ही बात दोहराई, क्योंकि आदत है, मैं दोहरा देता हूं। जिस दिन नवाज शरीफ को नैब लाहौर से हॉस्पिटल लेके गए, पूरे पाकिस्तान में अकेले मेरा दावा है, मैंने ये कहा था कि मुझे एक फ़ोन आया है और बताया गया है कि एक उड़न खटोला आएगा, और ये मैंने लाइव कहा था अपने प्रोग्राम में, नवाज शरीफ को वो बाहर ले जाएगा। यास्मीन राशिद को तलब कर लें, फैसल उसको शौकत खानम वाले को बुला लें, इमरान खान को बुला लें, और जिन्होंने टसवे जाली बाए कैबिनेट में बैठ के रोए और उससे निकाला ICL से, इन सबको फांसी लगा दें। इन सबको पता था कि क्या हो रहा है, क्यों इन्होंने प्लेटलेस पे साइन किए। ये जो मुरब्बी थे सारे के सारे इनके, मैं तो अकेला जर्नलिस्ट हूं जिसने 13 नवंबर को यह कहा कि जिस तरह सेनेट में शेर का निशान छीना गया, मुझे लग रहा है बल्ले का निशान जाएगा। ये मुकाफात अमल है, किसी दिन हम और आप, अल्लाह खैर करे, सेहत जिंदगी हो तो ये हम मेडिकल भी सुन लेंगे। ये हर चीज दोबारा होनी है। अच्छा मंसूर भाई, सिर्फ एक जुमला माज़रत के साथ। मुनीब साहब इंतजार कर रहे हैं भाई। एक जुमला मैं इनकी जर्नलिस्ट होने पे इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उड़न खटोले आने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उस सियासतदान को, रहनुमा तो कायदे आज़म एक थे, वो चले गए, या लीडर, उस सियासतदान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो उड़न खटोला आया, जंप मारा, 16,000 प्लेटलेट्स के बावजूद उसके जंप अप एंड डाउन एंड लंदन गॉन, और उसके बाद हुकूमत गिराई, हुकूमत बनाई और वापस आए, और फिर भी वो लीडर है। उड़न खटोला अगली मरतबा भी आएगा, ये जद्दा और लंदन जाएगा, फिर भी लीडर है। फिर अगली मरतबा आएगा उड़न खटोला, लंदन जद्दा जाएगा, फिर भी लीडर है। इसे किस्मत का धनी कहते हैं। किस्मत का धनी नहीं, इसे मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो कहते हैं, और वो जब कहते हैं तो वो लीडर नहीं होता। आमिर इलियास राना को पता था कि ये उड़न खटोला आएगा, लेकिन नवाज शरीफ उसमें बैठ गया, पता ही नहीं था, क्योंकि हमने तो कहा यही था, हमारी को खबर है। नवाज शरीफ के आंसू जो थे ना वो खा गए कि वो उसने मेरे लिए आंसू बहाए, आप और वो चले गए। अच्छा, और फिर उसके बाद भाईजान वो उसने कहा शीरी मजारी रोई, हाँ, उसने जंप मारा उड़न खटोला के अंदर, उसने कहा इमरान खान ने मुझे इजाजत दे दी, जंप मारा उड़न खटोले के अंदर। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। आई नो डिस्कशन बड़ी जबरदस्त चल रही है, कुछ और भी सवालात करने, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब को जो आज सजा सुनाई गई है। हमारे साथ इरशाद भट्टी, आमिर इलियास राना साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, ये सर क्या हो रहा है? ये तो मीडिया के एक दूसरे के ऊपर इल्जामात शुरू हो गए भाई। आपने एक के बारे में बात नहीं की, वो कह रहे हैं आपने दूसरे के बारे में बात नहीं की सर। अच्छा, ये मुनीब साहब आप रहनुमाई फरमाए सर, कोई न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दे। वैसे तो न्यूट्रल भी जी है, क्या तो जानवर होता है, क्या 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 कहा है? ऐसे नहीं कहना भाई, आपने हम दोनों को न्यूट्रल के खाते से निकाल दिया कि न्यूट्रल एक नहीं सर, हमारी अपनी अपनी राय है। नहीं सर, मुनीब और साहब, न्यूट्रल आपको पता है, जी, जिनसे ये मुलाकात करके आए हैं वो कहते हैं वो जानवर। हाँ, और मैं मुनीब भाई को जानवर नहीं कहना चाहता, मेरा बड़ा प्यारा भाई है यार। अच्छा, आप मुनीब साहब को जवाब देने दे, वेट करें। जी मुनीब साहब, नहीं, आपने ये क्यों कहा कि मुनीब न्यूट्रल है? हम क्यों नहीं न्यूट्रल? राय हो सकती है, लाइकिंग। आप भी न्यूट्रल हैं भाई, आप दोनों भी न्यूट्रल हैं। ना, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं सिर्फ साफी हूं, मैं अपनी खबर देता हूं। अच्छा जी मुनीब साहब जी। और मैं वो हूं जो मुनीब है। बात ये है, बात ये है कि आपस में तो खैर हमारी तलखी किसी की भी नहीं होनी चाहिए, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी। मैं समझता हूँ इस पे तो हम क्या कह सकते हैं कि जी दोनों शख्सियात मेरे लिए तो दोनों बड़े मोहतरम हैं, मुझे बड़े अजीज़ हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि देखिए एक चीज़ हमें ये जहन में रखनी चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब अलील थे, जब वो गिरफ्तार थे, वो सीधी सी इसको हमें किसी लफाफे के अंदर डालना नहीं चाहिए ना। सज़ा उनको हुई, एस्टैब्लिशमेंट ने जजों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट से दिलवाई, फारिग करवाया, इमरान खान को बिठाया। साल बाद सारों को पता लग गया कि यार ये काम जो है ना, ये काम को हमने ज़्यादा, पंजाबी में कहते हैं ना, थ्रो हो गया, ज़्यादा हो गया और ये कुछ ज़्यादा हो गया। नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मामला ठीक किए, बाजवा साहब ने बाहर भिजवा दिया, इमरान खान साहब ने छाती पीटी कि क्यों बाहर भेजा है। फिर इमरान खान साहब कुछ अर्सा बाजवा साहब से मुंह भी बना के बैठ रहे। फिर एक आपको याद होगा कि ज़ुबैर साहब की मुलाकात हुई थी जो उन्हीं दिनों में कहीं आगे पीछे हुई, मुझे आप बताइएगा, शायद आपको डेट्स याद हो। उसके ऊपर मैं अब आपको ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि बाजवा साहब इतने कॉन्शियस थे कि उसकी जो प्रेस टॉक आई बाद में बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से जो बयान दिया गया, गालिबन वो एक टेलीविज़न प्रोग्राम में दिया गया था, उसकी एक एक लफ्ज़ को
उन्होंने खुद वेट किया था और उन्होंने कहा जी, उन्होंने लिखा कि जी बताएं इसके अंदर कि मैं अकेला नहीं मिला था ज़ुबैर साहब को, DGISI जो उस वक्त के थे जनरल फैज़ हमीद साहब वो भी मौजूद थे। अब मसला सिर्फ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, बिल्कुल रहे, और एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से गए, एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें बाहर रखा। इमरान खान साहब छाती पीटते रहे और इमरान खान साहब को देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, 18 में इक़्तिदार में आए, 19 में कह दिया गया कि यार ये तो काम बड़ा ख़राब है, इनके पल्ले तो कुछ नहीं, नालायक है। 20 कोविड आ गया, 21 में पता लगा कि ये प्रोजेक्ट वाइंड अप हो रहा है, वो इसलिए कि ये प्रोजेक्ट बहुत नालायक है। फिर PDM की हुकूमत आई, एस्टैब्लिशमेंट ने उनके लिए राह हमवार की, वो हुकूमत बन गई। अब आगे इमरान खान साहब ने नए नए पंगे ले लिए, उन्होंने 2-3 दफ़ा जो काम ख़राब किए, वो जाहिर बात है अब उनके गले में हार तो कोई नहीं था डालना, ऊपर से 9 मई भी अपने गले में डलवा लिया पूरी तरीके इंसाफ ने। तो आपका ख्याल में उनको को दूध जलेबियां देगा? यही कुछ होगा जो आज हो रहा है। हम बुनियादी बात के ऊपर हम उस पे हमें रहना चाहिए ना कि कौन बड़ा चोर और कौन बड़ा करप्ट। और देखिए, मैं सिर्फ इतनी सिंपल सी बात करता हूं कि ये बात मुनीब साहब, मुनीब साहब एक छोटा सा सवाल ले लें, एक छोटा सा सवाल ले लें। सर, मेरा सवाल ये है कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो पाकिस्तान के अंदर चंद चैनल जो हैं वो लिखा करते थे, नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ, सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ, ये अल्फाज के साथ आपको याद होगा टिकर्स चला करते थे। आज उन तमाम चैनल्स पे ऐसी कोई खबर नहीं चल रही, आज ऐसी कोई बात नहीं हो रही। ये मीडिया का दोगलापन भी एक्सपोज नहीं होता क्या यहाँ पे? बिल्कुल होता है, बल्कि मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, कुछ हमारे जो कलीग्स थे वो तो ऐसे थे कि जैसे उनके घर में कोई खुशी हुई है, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, इतनी खुशी तो वो नहीं करता चैनल पे बैठ के, अगर पता लगे कि बच्चे पैदा हुए हैं तो जितनी खुशी की गई कि नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ को सजा हो गई, वो नाअहल हो गए, इतने वो मोहब्बत से बताया जा रहा था। फिर ऐसे ऐसे वो प्रोमोज बनाए गए, ऐसे ऐसे वो पैकेजेस बनाए गए जिनमें पता नहीं क्या क्या दिखाया गया जी कि ये करेंगे वो करेंगे। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि, और TV चैनल्स को भी मैं ये ओवरऑल कहता हूँ, और मैं ये बात आपके सामने कोट करता हूँ कि TV चैनल्स को सियासी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए और ना ही सहाफ़ियों को लड़नी चाहिए। ये काम सियासतदानों का है, वो खुद ही करें तो ठीक है। हमारा काम रिपोर्ट करना है, जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर अपना तज्जिया देना है। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। मुनीब भाई की बात को सेकंड करते हुए सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा था कि बिल्कुल जब तक इमरान खान साहब को अगली अदालत रिलीफ नहीं देती, उन्हें क्यों कहना चाहिए कि इस वक्त वो मुजरम है और नाअहल है। लेकिन मीडिया का दोगलापन उस दिन भी आप सामने लाइएगा जिस दिन आपने कहा जहाज की पुश्त मुबारक नजर आ गई, इश्तिहारी भी था, मुजरम भी था। अब सामने मुबारक नजर आ गया, अब कदम मुबारक इस जमीन पर पड़ गए, अब कदम मुबारक उठ के हेलीकॉप्टर में चले गए, अब मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ के हाथ उन्होंने खड़े कर दिए, बायोमेट्रिक वाले चले गए। तो कहाँ कहाँ रोएंगे भाई? पूरे इश्तिहार छपे थे, जमीन में छपे थे। अभी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे थे कि उनका कैसे चला गया द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल। भाई हमारे अपने अखबारों में इश्तिहार छपे थे इश्तिहारी और मुजरम के, उस वक्त तक वो इश्तिहारी और मुजरम थे। अच्छा, मैं सर मुझे आखिरी आमिर साहब आखिरी कमेंट दे, फिर मैंने क्लोज करना है। जी आमिर साहब, छोटी बात कीजिएगा। बात सिंपल सी है, साफ़ी को साफ़ी रहना चाहिए, खबर देनी चाहिए। मैंने परसों रात 10:36 पे ट्वीट किया था कि 2 बड़े फैसले आ रहे हैं 24 से 36 घंटे में, और 35 घंटे 40 मिनट पे दूसरा फैसला भी आ गया। हम हालात वाक़यात को देखते हैं, रिपोर्टर से बात करते हैं, अपना तज्जिया देते हैं, खबर देते हैं, जिसको जो तकलीफ होती है हमें परवाह नहीं, हमें अपना काम करना है। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, आमिर इलियास राना साहब, मुनीब फारूक साहब। नाज़रीन, जो जितनी डिस्कशन हुई है मुझे उस पर कुछ ऐड करने की जरूरत है। प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।